कुछ विचार होते हैं, मतलब इतने सीधे साधे होते हैं, लेकिन जिंदगी बदल सकते हैं। जैसे ये वाला, अगर आप कुछ नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। सुनने में कितना कितना आसान है ना, पर असल में इसे अपनी जिंदगी में उतारना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। तो आज हम इसी मुश्किल पहेली की तह तक जा रहे हैं। हमारे पास दो कमाल के स्रोत हैं। पहला वाला जो है वो एक तरह का, आप कह सकते हैं, एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट है, जो बताता है कि जिंदगी की अलग अलग मुश्किलों में, मतलब फंसे हुए लोगों के लिए सही और गलत रणनीतियां क्या हो सकती हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल है। हाँ, और दूसरा स्रोत इस सवाल के मनोविज्ञान में और गहराई से उतरता है कि बदलाव इतना मुश्किल है ही क्यों। और उसका तर्क बहुत चौंकाने वाला है कि हमारा दिमाग हमें कामयाब बनाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए बना है। और इसी चक्कर में ये हमें जाने पहचाने दर्द में, तकलीफ में कैद रखता है। तो आज हमारी कोशिश सिर्फ कैसे बदले के नुस्खे जानना नहीं है, नहीं, बल्कि ये भी समझना है कि हम फंसते ही क्यों हैं। हम मनोविज्ञान की गहरी समझ को रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली रणनीतियों से जोड़ेंगे। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है, अगर ये बात इतनी साफ है तो इसे लागू करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों कोई इंसान एक दर्दनाक नौकरी में या एक टूटे हुए रिश्ते में सालों तक फंसा रह जाता है, बजाय इसके कि वो एक अनजाने लेकिन बेहतर कल की तरफ कदम बढ़ाए? परिचित होना मतलब जानी पहचानी चीजें। जो भी चीज जानी पहचानी है, चाहे वो कितनी भी तकलीफदेह क्यों ना हो, दिमाग उसे सुरक्षित मानता है। जबकि विकास या बदलाव, वो तो अनिश्चितता है, और अनिश्चितता दिमाग के लिए एक खतरे का सिग्नल है। इसीलिए दिमाग हमेशा अनजाने सुधार के बजाय जाने पहचाने दर्द को ही चुनता है। इसी से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात एक स्रोत में कही गई है, ठहराओ आलस्य नहीं है, ये तर्क के भेष में छुपा हुआ डर है। लोग अक्सर खुद को यही समझाते हैं, चलो कम से कम मुझे पता तो है कि मैं किससे निपट रहा हूं। ये सुनने में तर्क जैसा लगता है, पर असल में ये डर की आवाज है जो खुद को सही ठहरा रही है। बिल्कुल। और ये डर एक अदृश्य जेल बनाता है, जिसे स्रोत पहचान का ताला या आइडेंटिटी लॉक कहते हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार है। सोचिए, हम अपनी कमियों और असफलताओं को सिर्फ गलतियों की तरह नहीं देखते, हम उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। जैसे कोई मेडल पहनता है, वैसे हम मैं तो ऐसा ही हूं का एक अदृश्य टैग लगा लेते हैं। मैं पैसों के मामले में अच्छा नहीं हूं, या मेरे रिश्ते कभी नहीं चलते। और फिर हमारी पूरी जिंदगी उस टैग को सही साबित करने में लग जाती है, अनजाने में। ये तो एक तरह का आत्मविनाश हुआ, सेल्फ सैबोटाज। क्योंकि अगर वो इंसान सफल हो गया तो उसकी खुद की बनाई हुई ये पहचान, ये छवि टूट जाएगी। हाँ, टूट जाएगी, और ये उसके दिमाग के लिए एक और अनिश्चितता होगी। और स्रोत कहते हैं कि इसकी नींव बचपन में ही पड़ जाती है। हाँ, स्रोत के मुताबिक 7 से 10 साल की उम्र से पहले हमारे विश्वास चुने नहीं जाते, वो हमारे माहौल से सीधे हमारे दिमाग में डाउनलोड हो जाते हैं। अगर किसी के बचपन में लगातार आलोचना हुई है, तो बड़े होकर उसे लोगों के सामने आने से, अपनी बात रखने से डर लगता है। अगर किसी ने घर में हमेशा पैसे की कमी देखी है, तो उसे बड़े होकर पैसा कमाने या खर्च करने में एक अजीब से डर महसूस होता है। हम अनजाने में उसी भावनात्मक माहौल को बार बार अपनी जिंदगी में बनाते रहते हैं, जिसमें हम बड़े हुए हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी तो होती है जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, जब कोई कहता है देखो मुझे ये सब पता है, मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, सारे वीडियो देखे हैं, फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। ये ज्ञान का जाल क्या है? और ये सबसे खतरनाक चरण है, क्योंकि सिर्फ बौद्धिक समझ से संतुष्टि का एक झूठा एहसास होता है। वीडियो देखना, पॉडकास्ट सुनना, इससे दिमाग को लगता है कि वो कुछ कर रहा है, कि प्रगति हो रही है, लेकिन असल में जिंदगी ठीक वैसी ही रहती है। ये आत्मधोखा है। स्रोत इसे बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, जागरूकता बिना एक्शन के आत्मधोखे में बदल जाती है। लक्ष्य सिर्फ सूचित होना नहीं है, बल्कि रूपांतरित होना है। जानना और करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये समझना तो काफी डरावना है कि हमारा दिमाग ही हमें कैसे फंसाए रखता है। तो क्या इसका मतलब है कि हम बस अपनी पुरानी आदतों और इस पहचान के ताले के गुलाम हैं, या इन मनोवैज्ञानिक दीवारों को तोड़ने का कोई व्यवहारिक तरीका भी है? मुझे लगता है स्रोत हमें कुछ उम्मीद देते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर हमारा दूसरा स्रोत बहुत काम आता है। वो हमें एक व्यवहारिक ब्लूप्रिंट देता है। चलिए कुछ आम स्थितियों को देखते हैं। पहली स्थिति,
जब कोई मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुका हो, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी चीज में मन नहीं लग रहा। हाँ, ये बहुत आम है। ऐसे में लगता है कि पूरी जिंदगी ही पटरी से उतर गई है। इस स्थिति में गलत रणनीति है बड़े बड़े लक्ष्य बनाना या वो और जोर लगाओ वाली मानसिकता रखना। ये ऐसा है जैसे आप एक बीमार घोड़े को और तेज दौड़ने के लिए कह रहे हैं। ये काम नहीं करेगा। सही रणनीति है जिसे स्रोत ऊर्जा प्रथम परिवर्तन या एनर्जी फर्स्ट चेंज कहते हैं। इसका मतलब है अपनी जिंदगी को ठीक करने से पहले अपनी ऊर्जा को ठीक करो। तो मतलब ये है कि जब कोई पूरी तरह से थक चुका हो तो दुनिया बदलने की कोशिश करने के बजाय पहले अपनी बैटरी चार्ज करनी होगी। बिल्कुल। आप एक खाली टैंक वाली गाड़ी को रेस में नहीं दौड़ा सकते। तो पहले अपनी नींद का समय ठीक करें, अपने दिन से गैर जरूरी फैसले लेने का बोझ कम करें और दिन में सिर्फ 1 या 2 बस सबसे जरूरी काम करने पर ध्यान दें। नियम बहुत सरल है। जब ऊर्जा कम हो तो जीवन को सरल बनाएं, तीव्र नहीं। ये बात सुनने में जितनी सरल है उतनी ही शक्तिशाली है। ठीक है। अब उस स्थिति पर आते हैं जहां कोई फंसा हुआ तो महसूस करता है, लेकिन बदलाव से डरता है। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, सब कुछ दोबारा शुरू करने का डर। यहाँ पर सबसे आम गलत रणनीति है आत्मविश्वास आने का इंतजार करना। लोग सोचते हैं जब मैं तैयार महसूस करूंगा तब करूंगा, या फिर वो जरूरत से ज्यादा योजना बनाते रहते हैं, जो असल में काम टालने का ही एक तरीका है। सही रणनीति है आत्मविश्वास से पहले एक्शन मॉडल। मतलब एक्शन लेने के लिए कॉन्फिडेंस का इंतजार मत करो, एक्शन लो और कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। एग्जैक्टली। आत्मविश्वास सोचने से नहीं आता, काम करने से आता है। स्रोत सलाह देते हैं कि छोटे छोटे पलटने योग्य जोखिम उठाएं, स्मॉल रिवर्सिबल रिस्क्स। ऐसे कदम उठाएं जिन्हें अगर गलत हो जाएं तो आसानी से ठीक किया जा सके। जैसे नई नौकरी खोजने से पहले सिर्फ एक ऑनलाइन कोर्स करके देखें, या अपना बिजनेस शुरू करने से पहले वीकेंड पर एक छोटा सा प्रयोग करके देखें। इससे डर धीरे धीरे कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, डर को संभालना एक बात है, लेकिन एक बहुत ही जमीनी हकीकत है पैसे की कमी। जब बिल भरने का तनाव हो तब बड़े बदलाव के बारे में सोचना लगभग नामुमकिन लगता है। क्या स्रोत इस मुश्किल स्थिति के बारे में कुछ कहते हैं? हाँ, और ये एक बहुत आम जाल है। उस घबराहट में लोग अक्सर गलत फैसले लेते हैं, जैसे अचानक नौकरी छोड़ देना या जल्दी अमीर बनने वाले शॉर्टकट खोजना। स्रोत यहाँ एक दोहरी ट्रैक रणनीति या डुअल ट्रैक स्ट्रैटेजी की सलाह देते हैं। मतलब एक पैर सुरक्षा के लिए जमीन पर और दूसरा भविष्य की तैयारी में। बिल्कुल। आपके पास एक स्थिरता आय होनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी इनकम जो आपकी बुनियादी ज़रूरतों का, आपके बिल और किराए का ख्याल रखे। ये आपकी मौजूदा नौकरी हो सकती है, और साथ ही आप एक विकास कौशल या ग्रोथ स्किल में हर रोज थोड़ा थोड़ा निवेश करें। रात में कोई नया कौशल सीखें, सुबह जल्दी उठकर अपने साइड प्रोजेक्ट पर काम करें। नियम है, अपनी नाव बनाने से पहले अपना पुल न जलाएं। ये बात सुनने में जितनी सरल है उतनी ही गहरी है। कितने ही लोग अपने सपनों के पीछे भागते हुए अपनी मौजूदा नाव को ही जला देते हैं और फिर बीच रास्ते में फंस जाते हैं। एक और आम समस्या, जब अनुशासन टिकता नहीं है। हर नए साल पर जोरदार शुरुआत होती है, पर कुछ हफ्तों में सब ठप। ये तो हर जनवरी में जिम की मेंबरशिप लेने के बाद फरवरी में भूल जाने की कहानी है। इसका मुख्य कारण है प्रेरणा पर बहुत ज्यादा निर्भरता और वो सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच। जब प्रेरणा ज्यादा होती है तो हम 2 घंटे जिम में बिताते हैं, जब कम होती है तो जाते ही नहीं। यहाँ सही रणनीति है इच्छा शक्ति से बेहतर प्रणाली बनाना, मतलब सिस्टम ओवर विल पावर। तो सिस्टम बनाने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि अपनी विल पावर पर भरोसा ना करें? इसका मतलब है कि ऐसे तरीके बनाओ कि आपको विल पावर की जरूरत ही कम पड़े। जैसे एक ही समय, एक ही जगह पर काम करने की आदत डालें। जिम जाने के लिए सुबह के समय पर निर्भर रहने के बजाय अपने जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख दें। एक इतनी छोटी आदत बनाएं कि उसमें असफल होना लगभग मुश्किल हो। रोज 1 घंटा पढ़ने के बजाय सिर्फ 2 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखें और नतीजों के बजाय अपने प्रयास को ट्रैक करें। याद रखें, जैसा कि स्रोत कहता है, निरंतरता हमेशा तीव्रता को मात देती है। तो अब तक हमने ये समझा कि हमारा दिमाग हमें कैसे रोकता है, और फिर हमने कुछ बहुत ही ठोस रणनीतियां देखी।
इन दोनों को एक साथ कैसे लाया जाए? इन गहरी मनोवैज्ञानिक बाधाओं और इन व्यावहारिक रणनीतियों के बीच का पुल क्या है? यहाँ पर दूसरे स्रोत का दर्द की सीमा का नियम या पेन थ्रेशोल्ड रूल काम आता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। लोग तब नहीं बदलते जब उन्हें बदलना चाहिए, बल्कि तब बदलते हैं जब उन्हें बदलना ही पड़ता है। यानी बदलाव तब होता है जब उसी स्थिति में बने रहने का दर्द बदलने के दर्द से ज्यादा हो जाता है। अच्छा, मतलब जब तक पुरानी स्थिति में रहना बर्दाश्त के बाहर ना हो जाए, तब तक हम नहीं बदलते। बिल्कुल, यही कारण है कि कोई गंभीर बीमारी, कोई बड़ा ब्रेकअप या कोई बड़ी असफलता लोगों को पूरी तरह से बदल देती है, क्योंकि उस बिंदु पर न बदलना ज्यादा दर्दनाक लगता है। लेकिन स्रोत कहते हैं कि समझदार लोग जीवन द्वारा तोड़े जाने का इंतजार नहीं करते, वे पहले ही बदल जाते हैं। वे दर्द की उस सीमा तक पहुंचने से पहले ही सचेत हो जाते हैं। और शायद यहीं पर ईमानदारी का रोल आता है। स्रोतों में यह भी कहा गया है कि सबसे छोटा और सबसे पहला बदलाव आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि ईमानदारी से शुरू होता है। खुद से वो सवाल पूछना जिसे हम टाल रहे हैं, खुद से ये पूछना कि मैं असल में किस चीज से बच रहा हूं। बिल्कुल सही। और जब एक बार वो ईमानदारी आ जाए तो पहले स्रोत का एक सार्वभौमिक ढांचा, एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क काम आता है, जो हर स्थिति में लागू हो सकता है। इसके 4 बहुत ही सरल चरण हैं। पहला है जागरूकता, अवेयरनेस। बिना किसी बहाने के ये मानना कि असल में गलत क्या है, समस्या को उसका असली नाम देना। दूसरा है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। वास्तविकता से लड़ना बंद करें, ये स्वीकार करें कि हाँ, स्थिति यही है। ये हार मानना नहीं है, ये शुरुआती बिंदु को स्वीकार करना है। तीसरा है समायोजन, एडजस्टमेंट। अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो सिर्फ ज्यादा मेहनत ना करें, अपना तरीका बदलें। एक ही दीवार पर बार बार सिर मारने के बजाय दरवाजा ढूंढें। और चौथा और सबसे जरूरी है कार्रवाई, एक्शन। बड़े डरावने कदम नहीं, बल्कि छोटे दोहराए जाने वाले कदम उठाएं। वही छोटे छोटे कदम जो हमने पहले डिस्कस किए। तो अगर मैं आज की पूरी बातचीत को समेटूं, तो सार यह है कि शायद एक नए जीवन की आवश्यकता नहीं है, उसी जीवन के प्रति एक नई प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। बदलाव किसी और के जैसा बनना नहीं है, बल्कि ये उन व्यवहारों और आदतों को रोकना है जो आपके दर्द की रक्षा करते हैं और आपको उसी जगह पर फंसाए रखते हैं। ये खुद का वो संस्करण बनना है जो कोई हमेशा से बन सकता था। और अंत में एक विचार जिसके बारे में हमारे श्रोता सोच सकते हैं, एक ऐसा सवाल जो आज की पूरी चर्चा को एक ही धागे में पिरोता है। जीवन किसी की चाहत पर प्रतिक्रिया नहीं देता, ये उस पर प्रतिक्रिया देता है जिसे कोई सहन करता है। अगर कोई अनादर सहन करता है तो उसे और अनादर मिलेगा। अगर कोई औसत दर्जे का जीवन सहन करता है तो जिंदगी उसे वही देती रहेगी। अगर कोई अपने डर को सहन करता है तो डर और बढ़ता जाएगा। जिस पल किसी की सहनशीलता खत्म होती है, जिस पल वो कहता है बस अब और नहीं, उसी पल वास्तविकता बदलनी शुरू हो जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई क्या चाहता है, असली सवाल ये है कि कोई अब और क्या सहन करने को तैयार नहीं है।